अस्सलाम वालेकुम जी। द स्पेशल रिपोर्ट प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ फराज अहमद और आज नाजरीन ये खबर है कि निगरान वजीर आजम ने ओहदा संभालने के बाद बिलाखिर वजारतों के लिए निगरान वफाकी काबीना का ऐलान कर दिया है। निगरान वजीर आजम का काबीना के पहले इजलास में यह कहना था कि निगरान हुकूमत का मैंडेट साफ शफाफ इंतखाबात करवाना है, जो कि उनका काम भी है। सिंध में भी निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने अपने ओहदे का हल्फ जो है वो ले लिया है, चार्ज संभाल लिया है और जल्द ही वो भी अपनी मुख्तसर काबीना के साथ इंतखाबात के साफ शफाफ इनकाद की जानिब आगे बढ़ेंगे। बलूचिस्तान की बात की जाए, जो काफी दिनों से ज़बान ज़दयाम था मामला, वहां पर भी पार्लिमानी कमेटी में निगरान वजीर आला बलूचिस्तान के नाम पर इत्तफाक हो चुका है। अली मर्दान डुमकी निगरान वजीर आला बलूचिस्तान होंगे, जो कि कल अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे। एक जानिब निगरान हुकूमत साफ और शफाफ इंतखाबात बर वक्त करने का इनकाद करने का प्लान बता रही है, तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का ऐलान सामने आता है कि आम इंतखाबात का इनकाद 90 रोज में तो मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नई हल्का बंदियों के लिए तकरीबन 4 माह का अरसा दरकार होगा और इलेक्शन कमीशन ने अभी से नई हल्का बंदियों पर काम भी शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पुरानी हल्का बंदियों को मुंजमद करते हुए नई हल्का बंदियों को मुकम्मल करने के लिए 14 दिसंबर तक की डेडलाइन भी दे दी है। यानी जो अबहाम था कि 90 रोज में हो सकेंगे या नहीं, अब वो क्लियर हो चुका है कि नहीं, 90 रोज में नहीं बल्कि 4 माह तो कम से कम दरकार होंगे। अब इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक MNA जनाब अली राशिद साहब, और इसके अलावा हमारे साथ सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब मौजूद होंगे, मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। अली राशिद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहते हैं। जो मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास था, जिसमें जो नून लीग की जानिब से बुलाया गया था, उसमें ये बात तय की गई थी कि इलेक्शन जो है नई हल्का बंदियों के ऊपर ही किए जाएंगे। यानी कि ये बात पहले से तय थी, इसका अंदाज़ा था कि 90 रोज़ में ये इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। पीपल्स पार्टी भी उस इजलास का हिस्सा थी। उस वक्त क्या इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, मुखालफत की गई थी इस चीज़ की? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। जी बिल्कुल, ये CCI की जो मीटिंग हुई थी उसमें सारे सूबों के चीफ मिनिस्टर्स ने शिरकत की थी और CM जो सिंध के थे, हमने थोड़े अपनी रिजर्वेशन जो हमारी थी इसके हिसाब से हम चाहते थे कि फ़ौरन इलेक्शन में जाया जाए और नए ये डिलिमिटेशंस का सिलसिला कुछ ऐसा है कि उसमें टाइम लगता है, तो हम चाह रहे थे कि जाए। मगर देखते हुए कुछ पार्टीज़ वहाँ, इसलिए कि हम सबको साथ लेके चलना चाह रहे थे, कंसेंसस से चलना चाह रहे थे हमने, फिर इसलिए कि हम बिलीव करते हैं ऐसी सियासत करने में कि आइदर जब हम टेबल पे बैठते हैं तो आइदर वी गेट कन्विंस्ड, या हम दूसरे को कायल कर लेते हैं, ख़ुद कायल हो जाते हैं। तो कंसेंसस सारी पार्टीज़ की ये थी कि मरदमशुमारी जो हुई है नई, उसके तहत डिलिमिटेशंस करके, हल्का बंदियाँ करके फिर इलेक्शन में जाना चाहिए। तो वैसे तो इनिशली हमारा स्टैंड ये था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए एंड इलेक्शंस में फौरी तौर पे जाना चाहिए। मगर देखते हुए, और वी डिडंट वांट टू बी द ऑड वंस आउट, तो हमने कहा ठीक है, कंसेंसस से हमने फिर सबने एक ही राय से ये फैसला किया कि डिलिमिटेशंस कर ली जाएँ। और अच्छा, शुरू से लेकिन पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है कि 90 दिन में ही इलेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन दूसरी जानिब आप ये कह रहे हैं कि आप इस चीज़ पर भी मुत्तफ़िक़ थे कि हल्का बंदियाँ भी होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ों में तज़ाद नहीं आ रहा, क्योंकि हल्का बंदियों की सूरत में 90 रोज़ में इलेक्शन का जो इनकाद है ये तो पॉसिबल है ही नहीं। देखें, बात ये थी कि हल्का बंदियों पे तो आपको पता होगा, जो PDM की हुकूमत आई और जो कोर्ट ने, जिस कोर्ट की हियरिंग के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया और ये जो PTI की हुकूमत गई, उस वक्त इलेक्शन कमीशन के जो चीफ़ हैं उनको सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने बुला लिया था और उस वक्त उनसे पूछ लिया था कि कितना टाइम लगेगा। उस टाइम पे उन्होंने कहा था डिलिमिटेशन में हमें 4-5 महीने लगेंगे। सो दैट्स व्हाट वी हैड इन माइंड कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब 6-7 महीने पहले ये बात की है कि 6-7 महीने में हो जाएगा, तो वी वर अंडर द इम्प्रेशन कि जी ये चीज़ अगले 3 महीने में 90 डेज़ में कॉन्स्टिट्यूशनल जो टाइम फ्रेम है उसमें पूरा हो जाएगा। मगर अब जाके ग्राउंड रियलिटीज़ हमें पता चली, ये इलेक्शन कमीशन की उनकी वो थी और उन्होंने ये बताया कि भाई इसमें इतना मज़ीद टाइम लगेगा। सो वी वर नॉट अवेयर कि जी ये इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए कि देखें कोई नई सीटें तो बननी नहीं हैं, कुछ ऑलरेडी जो यानी पीपल्स पार्टी अब मुत्तफिक हो चुकी है, लचक दिखा चुकी है। जो दो टोक अल्फाज में कहा जा रहा था कि नहीं जी 90 दिन के लिए ही पीपल्स पार्टी जो है इंटरेस्टेड होगी, लेकिन अब चूंकि मामला आगे जा रहा है तो आपकी जानिब से अब इस पर कोई एतराज़ नहीं उठाया जाएगा? देखिए, हमने तो एतराज़ उठा लिया, मगर नाउ इट्स टू लेट। अब तो चीज़ जो है वो एक बॉल रोल हो चुकी है
और अब वो नई डिलिमिटेशंस होनी ही हैं। अनाउंस कर चुका है इलेक्शन ऑफ कोर्स, तो वो स्केड्यूल आ चुका है, वो जगह अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। बट जी बिल्कुल रिजर्वेशन हमारी ज़रूर थी, बट अब जो हो रहा है उस, मगर हम ये चाहते हैं कि अभी भी कि सेनेट के इलेक्शन से पहले, अब वो कह रहे हैं कि फरवरी तक होगा, अब फरवरी तक हो या जब भी हो, उन्होंने व्हाट वी लाइक इसके इलेक्शन कमीशन ने एक एग्जैक्ट डेट टाइम फ्रेम दे दिया है। आईनी मुद्दत से ताखीर जो है ये तो अनाउंस हो चुकी है, अभी ताखीर जो है मजीद कितनी हो सकती है इस पर भी बात करनी। तजिया ले लेते हैं, मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद साहब, कहीं ना कहीं पहले से पता था कि 90 दिन में इलेक्शन होने तो नहीं वाले, अब ऑफिशियली नोटिफिकेशन इसका कल आ चुका है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। क्या समझते हैं 90 दिन जो आईनी मुद्दत है, इससे तजावुज करने पर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी किसी किस्म की मुश्किलात का सामना हो सकता है? सादा गुफ्तगू कर रहे थे हमारे पीस पार्टी के दोस्त कि जी इस तरह हुआ, और बड़ा मैं एंजॉय कर रहा था इनकी गुफ्तगू से। माशाल्लाह पाकिस्तानी सियासत में पीपल्स पार्टी से ज्यादा जहां रही सियासतदान और लीडरशिप कुछ कोई नहीं दूसरी। जनाब, जब आप ये मर्दमशुमारी तो मई में पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, उस वक्त ये लिए बैठे रहे। क्या वजह है कि सिर्फ एक हफ्ते पहले शहबाज शरीफ साहब ये ऐलान करते हैं कि नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे, फिर उसको सीसी में ले जाते हैं जहां पर सीएम भी होते हैं, इनकी कैबिनेट के लोग भी होते हैं। वहां पर खुद सिंध गवर्नमेंट का भी आपको पता है केस चल रहा है, उन्होंने मर्दमशुमारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। सिर्फ कैबिनेट जिसमें पीपल्स पार्टी लोग बैठते हैं वो अप्रूव कर दें कि मर्दमशुमारी भी होगी और हल्का बंदी भी होगी। और ये उस वक्त भी कोई ऐसी बात नहीं है कि सीक्रेट थी, उस वक्त उन्होंने ये कहा था इलेक्शन कमीशन इसका पाबंद होगा कि 4 माह मर्दमशुमारी में लगेंगे, क्योंकि लिस्टें लगेंगी, फिर उनमें नाम वो होंगे, फिर हल्काबंदियां होंगी और 54 दिन का इलेक्शन प्रोसेस होगा। क्यों वो कहते हैं 6 माह में, फरवरी में होगा। तो ये इसमें पूरे हमारे खासतौर पर मुझे नहीं पता कि शरीफों ने क्या घोल के पिलाया या क्या उन्होंने करा, किस तरह इन्हें कन्विंस किया। कंसेंसस के लिए इतनी बड़ा कंप्रोमाइज पीपल्स पार्टी ने किया कि जो आइन में लिखा है कि 90 दिन से तजावुज नहीं कर सकते, उसको भी बाईपास किया। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे याद है कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी का इजलास मोहतरमा के दौर में या बाद में होते थे, बड़ी बहस होती थी, लोग गुफ्तगू करते थे। ये हमने नया तर्ज सियासत देखा, लगाली साहब मुझसे एग्री करेंगे कि एक रात को खाने की दावत होती है, वहाँ तमाम पार्टियां मिलकर कहती हैं कि ये हमने तमाम मौलाना फजल रहमान या शहबाज शरीफ को कर दिया कि आप फैसले करेंगे। इतना बड़ा फैसला कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, और मैं दावे से कहता हूँ, लोग कहते हैं कि खुद शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी को नहीं बुलाता, खुर्शीद शाह ने तो बरमला कह दिया कि मुझे तो नहीं पता था कौन होगा। इसी तरह इस बात का जब आपको पता था कि मर्दमशुमारी और हल्काबंदियां होंगी तो इसमें 6 माह लगेंगे, और ये हम जैसे सहाफ़ी जो आम से जो थे बेखबर, वो कह रहे थे कि 6 माह, और आज मैं आपके प्रोग्राम में मजीद ऐड करता हूँ, ये देखिएगा कि ये 22 फरवरी को भी नहीं होंगे। ये जो लोग आके बैठे हैं, जो अपना तर्ज हुक्मरानी इस वक्त नजर आ रहा है, जिस तरह की ये निगरान लेके आए हैं, क्योंकि कोई मुश्किल नहीं है। वो शरीफुद्दीन बिल्कुल बरेलवी साहब, बहुत पहले से इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए लेकर चलना चाहिए था। जिस वक्त ये मामला चल रहे थे उस वक्त ये डिस्कशन शुरू हो चुकी थी, उसी वक्त से अगर कोई एक्शन ले लिया जाता, उस पर अमल दरामद कर लिया जाता। शामिल थे क्योंकि इन्हें खौफ था। अब जो था ना, क्योंकि इनका एक एजेंडा ये था कि एक वो यानी आपका ये कहना है कि विलिंगली ये तमाम तर प्लान किया गया है, तमाम तर सिचुएशन ड्राइव की गई। प्रोजेक्ट इमरान खत्म होना था वो खत्म हो गया, जेल चला गया, नाहल हो गया, गिरफ्तार हो गया, उसके बाद खत्म हो गई। अब इनका ये ख्याल था, इन्हें सरप्राइज हुआ जो निगाह सेटअप आया। इनका ख्याल था अब्बासी साहब, डार साहब, ये साहब कोई आ जाएंगे, वजारतें भी तकसीम कर रही थे। नाम भी अप्रूवल के लिए लंदन चला गया था कि जी वहां से तय होगा कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। यानी आइदर दे आर लिविंग इन फूल पैराडाइज, और ये समझते हैं कि हम फूल पैराडाइज में रहते हैं। यानी सॉरी टू से, मुझे हंसी आ रही है ये सुन के इन तमाम की इनकी बातें कि आज कह रही है हमें इल्म नहीं था, साहब ने आइन को भी कर दिया। वो आप देखिए ना, मेरे दोस्त अलबानी की आंखों में आंसू, अब कह रहे हैं जी ठीक है। बरील साहब आपका पॉइंट आ गया, लगारी साहब की जानिब बढ़ना चाहेंगे। नजीर लगारी साहब, एक तो वजीर आजम के नाम का सरप्राइज आया था, क्या लगता है कि इलेक्शन की जो मुद्दत है इसको बढ़ाना, इसमें इजाफा होना, ये कोई सरप्राइज है या एक्सपेक्टेड था पहले से? और इसके अलावा इस चीज को भी ऐड कर दीजिएगा कि इससे पहले 14 मई का जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो आ चुका था, अब एक दफा फिर ये 90 रोज से तजावुज करके आईनी जो मामला है इसको थोड़ा सा छेड़ा जा रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी इस पर? मुझे ये लग रहा है कि आइन
के बारे में कुछ ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा है। और ये जब अप्रैल 2022 में साफ तौर पर आइन का एब्रोगेशन हुआ, आइन को सबवर्ट किया गया, आइन को तोड़ा गया, तो उस वक्त इस बात को ज़्यादा नोटिस नहीं लिया गया। फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये नहीं हो सकता है कि आप फ्लोर ऑफ द हाउस पर जो है वो आइन को एब्रोगेट करें, तमाशा बना दें। वो किया गया, वो बिल्कुल हुआ। और उसमें यही हुआ था कि एक आर्टिकल 5 पढ़ा था, आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था फवाद चौधरी ने, और फिर कासिम सूरी ने उसको एक लिखा हुआ ऑर्डर पढ़ा, नाम भी अपना नहीं पढ़ा, नाम बल्कि उन्होंने असद कैसर का पढ़ा, और कहा कि जी मैं ये जो करारदाद, ये जो तहरीक है अदम एतमाद की, इसको मुस्तरद करता हूँ, क्योंकि आर्टिकल 5 क्या था? आर्टिकल 5 ये था कि मैं आइन की पासदारी करूंगा, और साइफर आ गया है। और साइफर हमने फिर ये भी देखा कि वो फैसला लगारी साहब रिवर्स भी हो गया था। नहीं, वो रिवर्स नहीं हुआ था। रिवर्स होना जो है वो काफी नहीं था। असल बात ये थी कि एब्रोगेशन की, सबवर्जन की, सस्पेंशन की, अबाइंस में रखने की, आइन को तोड़ देने की, वहां कहां से उस पर फैसला हुआ है उसके बारे में कि ये ठीक है, और कहां ये कहा गया है कि ये गलत है और इसके ऊपर बाकायदा सजा होनी चाहिए। आर्टिकल 6 लगना चाहिए था, उसी दिन लगना चाहिए था आर्टिकल 6, जिस दिन ये रिवर्स किया गया। वो रिवर्स करना काफी नहीं था, आइन को एब्रोगेट करने की सजा होनी चाहिए थी। गद्दारी थी ये, आइन से लगारी साहब उस वक्त जो होना चाहिए था, अगर वो नहीं हुआ, उस वक्त भी यही चीफ जस्टिस थे जो अभी हैं, तो क्या लगता है कि अब दोबारा कुछ ऐसा इस पर सख्ती से एक्शन होगा कि नहीं? इन्होंने काबिले एहतराम चीफ जस्टिस ने, काबिले एहतराम सुप्रीम कोर्ट ने ये जब फैसला दिया, ये तो मार्च को 2023 को, और कहा कि जनाब आइन के तहत सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने चाहिए। 90 दिन की डेट नहीं दी उन्होंने, 90 दिन की डेट बनती थी 14 अप्रैल 2023, डेट नहीं दी गई, डेट रोक ली गई, डेट छोड़ी गई इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत पर। तो इलेक्शन कमीशन ने आगे की डेट दी, 106 दिन आगे की डेट दी, बल्कि 113 दिन की आगे की डेट दी। तो सदर मुमलिकत ने कहा चलो ठीक है 106 दिन ठीक है। तो 106 दिन में 90 दिन तो वैसे ही खत्म हो गया। यहाँ से तो आपने आइन की खिलाफ वर्जी कर दी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अगर डेट मुकर्रर नहीं किया, अगर फैसले में कोई भी ऐसा फैसला करते हैं जब वो सदर मुमलिकत के खिलाफ वजीर आजम को खत लिखने के लिए कहते हैं कि दूसरे मुल्क की कोर्ट को खत लिखो कि हमारे सदर के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, और वो वजीर आजम ये कहता है कि मुझे आइन इजाजत नहीं देता है, हमारे सदर पर हमारे मुल्क में भी मुकदमा नहीं चल सकता, मैं अपने सदर के खिलाफ दूसरे मुल्क को कैसे कहूँ कि मुकदमा चलाया जाए? तो उस पर कंटेम्प्ट लगती है और उसको उतार दिया जाता है। लेकिन यहाँ डेट ऐलान नहीं की जाती कि भाई आप ये स्टेट को इलेक्शन करवाएं, वो तो नहीं हुआ। फिर 106 दिन का ऐलान किया गया, तो फिर 106 दिन के बाद 206 दिन भी हो गए, उससे वक्त और आगे निकल गया। अब यहाँ हम खड़े हुए हैं जिस जगह पर, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ जो है जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये मामला चला गया, तो उसमें भी ये बात जरूर होनी चाहिए थी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, क्योंकि ये बेचारे अपने तौर पर तो नहीं खेल रहे थे। इन बेचारों को तो पता नहीं कहां से ये सबक मिल रहा था कि ये कर लो, उन्होंने कर लिया। ठीक है लगारी साहब, ठीक लगारी साहब, बरेलवी साहब की जानिब जाना चाहेंगे। बरेलवी साहब, अब ये जो मामला है, अब तक की जो नोटिफिकेशंस ऑफिशियली आ चुके हैं उसके मुताबिक इलेक्शन में ताखीर हो रही है, क्या लगता है कि ये सिर्फ ये 4 माह का मामला है या फिर ये मामला मजीद आगे तूल पकड़ेगा? क्योंकि अंदाजे तो बहुत लगाए जा रहे हैं, जितना ज्यादा ये मामला तूल पकड़ेगा उतनी चिमगोइयों में भी इजाफा होगा। क्या लग रहा है आपको 3 से 4 महीने या 5 से 6 महीने के बाद मुल्क में क्या होने वाला है? और इस दौरान निगरां हुकूमत जो कि सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए मुकर्रर की जाती है, क्या वो मुल्क की मईशत, मुल्क की जो चैलेंजेस हैं, जो मसाइल हैं, उन पर काबू पा सकेगी, कुछ काम कर सकेगी? आम आदमी जो है उसको कुछ बेहतर जिंदगी मैसर हो सकेगी? ये मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, बहुत इनका ज़बान का, बयान का, इल्म का, लगारी साहब का बड़ा कदरदान हूँ। अब जिस पार्टी को गए हुए हुकूमत खत्म हुए 16 महीने हो गए, जिसको पार्टी ओवर हो गई, जेल में चली गई, पाबंदी लग गई, नाम नहीं ले सकते। लगारी साहब अभी तक उसी पर मलबा गिरा रहे हैं, और जो 10 दिन पहले जिन लोगों ने किया उनके लिए सॉरी टू से कोई लफ्ज नहीं आया। इतने मासूम है कि सीसी में कॉन्फ्रेंस में ये पास करा रहे हैं कि मरदमशुमारी हो, हल्का बंदियां हो, काबीना की अप्रूवल हो रही है,
जरा कुछ फरमा दें। इतने बेचारे हमारे पीपल्स पार्टी के मासूम, नवीद कमर, कुर्सी रजा रब्बानी सब कुछ करते रहे। आर्टिकल 6 इन पर भी चलना चाहिए। कैसे इन लोगों ने कर दिया पीपल्स पार्टी ने, उस पर आईनी जिसपे 90 दिन से ये बाहर मर्दमशुमारी के बाद जाना ही जाना था, उस सब कह दिया था। इन पे क्यों नहीं आर्टिकल लगे? ये शामिल है जिन लोगों ने अगर आईन के तहत 90 दिन के इलेक्शन नहीं कराना चाहते, पीडीएम की सारी क़यादत इनके पर लगेगा ना। गद्दारी इन्होंने की है ना और आईन से। मौक़िफ़ क्या है वो भी जरा ले लेते हैं। ये था ना पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, शामिल थे ना वो। जी अली भाई, शामिल थे। जो मामला सामने आ रहे हैं, इल्जामात लगाए जा रहे हैं या फिर तनकीद एक तरह से की जा रही है पीपल्स पार्टी के ऊपर कि कल तक 90 दिन के लिए बजट थी पीपल्स पार्टी के, 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होने चाहिए जो आईनी मुद्दत है, और अब अचानक से जब मामला तब्दील हुआ है तो पीपल्स पार्टी बड़ी आसानी से मान गई है। तनकीद तो होगी, इसका क्या जवाब होगा पीपल्स पार्टी की जानिब से? नहीं देखें, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम तो अभी तक इस चीज़ पे कायम हैं कि टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए। हम तो चाहते हैं 90 डे में, और किसी भी आप पॉलिटिकल एनालिस्ट से आज पूछ लें, जल्द से जल्द इलेक्शन होने जो है सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी के फेवर में है। अभी एक हवा हमारी उसमें चली हुई, आप देख रहे हैं लोग ज्वाइन भी कर, भी तो नहीं की गई ना कल के फैसले के बाद। नहीं हुई है, रिजर्वेशन आई हैं, उसको हमने कहा है कि बिल्कुल नहीं, हमें मिस लीड किया गया था। हमने जब इस चीज़ पे हम राज़ी हुए थे, हमें लग रहा था 90 दिन में हो जाएंगे। इसलिए देखें, आपको ये भी देखना है किस किस्म की डिलिमिटेशन हो रही है। मिसलीड आपको किसकी जानिब से किया गया था? आप एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, तमाम जो मामलात हैं बड़ी गहरी नज़र है ज़ाहिर है मुल्की मामलात के ऊपर आपकी, किसकी जानिब से आपको मिसलीड किया गया था? देखें, इलेक्शन कमीशन, हम समझ रहे थे इलेक्शन कमीशन ने ज़्यादातर काम अपना कंप्लीट कर लिया है। कोई नए हलके, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, कोई नए हलके नहीं बन रहे हैं, कोई नई सीटें नहीं आ रही हैं। ओनली जो एग्जिस्टिंग मर्दमशुमारी जो हुई है, कुछ की आबादी बढ़ रही है, कुछ यूसीज यहाँ से वहाँ थोड़ी चेंजेस आ रही हैं, उसमें कुछ लकीरें हैं जो खिंच के इधर से उधर हो जाएंगी, उधर से इधर हो जाएंगी। कोई उस जो सीटें ऐड होती हैं उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी आपको असेंबली की चाहिए होती है, जो अभी मौजूद नहीं है। तो ये सिर्फ बहुत बेसिक सा काम है। वी वर अंडर द इम्प्रेशन कि आईनी मुद्दत में ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो बेसिक काम वी वर टेकन बाय सरप्राइज आल्सो। अली साहब, बेसिक सा काम है अगर, तो फिर 4 महीने का एक तवील अरसा क्यों दरकार है? थोड़ी सी नफरी बढ़ाकर इसको 2 महीने में पूरा नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और हम इसको पुश कर बिल्कुल उठा रहे हैं। आप हमारे बयानात देखें, हमारे चेयरमैन ने लेके हमारे हर लीडर ने इस बात पे बात की है, और हमने कहा है कि बिल्कुल आईनी मुद्दत में होने चाहिए, एंड वी आर ऑल फॉर दैट। हम तो चाहते हैं कि, और सबसे ज़्यादा शोर उससे पहले भी हमने मचाया हुआ था कि टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए, और अभी भी उस बात पे हम कायम हैं। ठीक, तो यानी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ अभी भी यही है कि 90 दिन की आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी हमारे सामने है। अब आइंदा आने वाले दिनों में मुल्क की सियासी सूरत हाल किस जानिब जाती है ये भी देखना होगा। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली राशिद और सीनियर तजियाकार मुजाहिद बरेलवी, नज़ीर लगारी मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। अदालती कार्रवाइयों के हवाले से कुछ अपडेट्स ले लेते हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम केस की समाअत हुई है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस मामले को फुल कोर्ट बनाने की ऑब्जर्वेशन दे दी है। कुछ आम रिमार्क्स ऐड करें तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आने के बाद ये केस जो है इसको फुल कोर्ट को सुनना चाहिए था, ये कहा गया है जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से, और ये दरख्वास्त भी की गई है चीफ जस्टिस की जानिब से कि इस मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाए और फुल कोर्ट ही इस मामले को सुने। हमारे साथ बोल खुसूसी जुल्करनैन इकबाल इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जुल्करनैन, अहम मुकदमा है आज की जो समाअत है, इस दौरान क्या कार्रवाई रही, क्या रिमार्क्स सामने आए, और हमारे सीनियर नुमाइंदा खुसूसी इमरान वसीम भी हमारे साथ मौजूद हैं कि सबसे पहले हम जुल्करनैन की जानिब बढ़ेंगे। जी जुल्करनैन। देखिए, आज 48वीं समाअत थी मजमूई तौर पर, और इस 48वीं समाअत में आज जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया, और उनकी जानिब से बेसिकली कहा यह गया था कि वो फौजी अदालतों के केस में अपना जो नोट लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो स्टे ऑर्डर दिया गया है उसके ऊपर बाकायदा तौर पर उस बिल के ऊपर पहले फैसला किया जाए, और अगर वो बिल के ऊपर जब तक फैसला नहीं होता उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। उस बिल के तहत जो 3 रुकनी कमेटी बननी है बेंचेस बनाने के लिए, या तो वो कमेटी बेंचेस तश्कील दें, और अगर उसके ऊपर जब तक फैसला नहीं होता उस तनाज़े से बचने के लिए मुनासिब होगा कि फुल कोर्ट 184(3) के जो तमाम मुकदमात हैं उनकी समाअत करे। ये उनका मुतालबा था। उन्होंने कहा वो अपना नोट लिख चुके हैं, उससे वो पीछे नहीं हट सकते। ये अलग बात है कि जो 16 मई की समाअत हुई थी वो भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के
आने के उसके स्टे ऑर्डर आने के बाद हुई थी, उस वक्त उन्होंने इसके ऊपर इतराज़ नहीं किया था, लेकिन आज वो इतराज़ उनका उस हवाले से सामने आया है। अलबत्ता जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि बेंच में जब भी किसी एक रुकन की जानिब से इख्तलाफ सामने आता है, इख्तलाफ राय होता है, तो जो अक्सरियत का फैसला है वो प्रिवेल करता है। और बेंच के 2 जजेस चीफ जस्टिस और जस्टिस एजाजुल एहसन इस बात पे कन्विंस थे कि इस मुकदमे को अब कंक्लूजन की तरफ ले जाया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो यहाँ तक कहा कि 2022 से ये मुकदमा चल रहा है और अगर मैं जाने से पहले मेरी रिटायरमेंट करीब है, मैं इस पर फैसला नहीं कर सकता, इस पर फैसला नहीं दे सका और अहम मुकदमा है, इस पर अपनी बात नहीं लिख सका, तो ये मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि डे टू डे हम इस केस को चलाएंगे। वकला को टाइम दिया है कि अपनी जो कंसाइज स्टेटमेंट्स उन्होंने जमा करानी है, मेरिट्स के ऊपर जो फाइनल आर्गूमेंट्स करने हैं वो अपने कर लें। मंडे को 28 अगस्त तक इस समाअत को मुलतवी किया गया और कहा है कि उसके बाद से रोज़ाना की बुनियाद पर एक केस चलेगा और जल्द अज जल्द इसको कंक्लूड किया जाएगा। और अदालत ने इंदिया दिया है, खासकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, कि 16 सितंबर को अपने रिटायरमेंट से पहले वो नैब तरामीम के अहम मुकदमे के ऊपर अपना फैसला भी देना चाहते हैं। 2023 में जो तरामीम की गई थी 16 मई के ऑर्डर में अदालत ने कहा था, उसके ऊपर भी अगर वो ख्वाजा आरिफ जैसे कहा था वो कुछ अपनी मारूजात पेश करना चाहते हैं, वो तरामीम भी अदालत के सामने रखना चाहते हैं। उस हवाले से ये ऑब्जर्वेशंस भी दी गई जजेस की जानिब से, खासकर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से, कि वो मामला तो चैलेंज ही नहीं हुआ हुआ, इसलिए उसके ऊपर दलाइल किस अंदाज में दिए जा सकते हैं। मखदूम अली खान जो वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालत पहले जो मेंटेनेबिलिटी है इस केस की, मुकदमे के काबिल समाअत होना है, पहले उसके ऊपर फैसला करे। इस हवाले से फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब समाअत मुकम्मल होगी तब उसके बाद अदालत या तो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर हवाला बताया है। हमारे साथ इमरान वसीम भी मौजूद है। इमरान, आपसे हमने एक और मामला है हाउसिंग सोसाइटी के फॉरेंसिक ऑडिट का, इस पर भी तफसीली गुफ्तगू करनी है, लेकिन इससे पहले ये जो समाअत है सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के हवाले से, आज की समाअत को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, ये बिल्कुल मार्च में एक मुकदमे की समाअत सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान उस बेंच का हिस्सा थे। 5 रुकनी वो बेंच था। वैसे तो वो गालिबन शुरू में 9 रुकनी बेंच बना था, लेकिन वो कम होते होते फिर 5 रुकनी बेंच पे आया था। उसमें गालिबन ये 27 या 28 मार्च की समाअत थी, लेकिन 29 मार्च को एक फैसला जारी किया गया जो जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने शामिल जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं आर्टिकल 184(3) के हवाले से, जब तक ये नहीं बन जाते, जितने भी केसेस हैं आर्टिकल 184(3) के, वो रोक दिए जाएं। ये फैसला आया और फैसले के अगले रोज जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में बैठे और उन्होंने बैठने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं दूसरे बेंच में बैठ के अपनी राय दे चुका हूं कि जब तक आर्टिकल 184(3) के हवाले से रूल्स नहीं बन जाते कि ये केसेस हम कैसे टेकअप करेंगे, उसमें बेंच कैसे बनेगा, बेंच कौन बनाएगा, बेंच कितने रुकनी होगा, तो जब तक हमारा वो फैसला है, 3 रुकनी बेंच का फैसला है, 2-1 से फैसला है, तो तब तक मैं ये आर्टिकल 184(3) का मुकदमा है इसमें नहीं बैठ सकता। तो आज जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह एतराज़ उठाया है कि इसमें फुल कोर्ट बननी चाहिए, अगर फुल कोर्ट नहीं बननी तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उस पर पहले समाअत करके वंस फॉर ऑल डिसाइड कर लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के मुकदमात को कैसे चलाना है। तो ये भी उसी किस्म की डेवलपमेंट आज सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली है। जस्टिस मंसूर अली शाह का यह कहना था कि जब मैंने फौजी अदालतों को केस में एक स्टांस ले लिया है, एक तहरीरी तौर पर मैंने नोट लिख के दे दिया है, तो उस पोजीशन से मैं पीछे नहीं हट सकता। उस केस में मैंने कह दिया है कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला हो, या जब तक उस केस का फैसला नहीं होता आर्टिकल 184(3) के जितने केसेस हैं उसमें फुल कोर्ट बनाया जाए। तो वही स्टांस जो फौजी अदालतों के केस में या अपना मंसूर अली शाह साहब ने लिया था, वही स्टांस उन्होंने इस केस में भी लिया है। और बज़ाहिर तो जो 2 ऑप्शन दिए हैं अपना मंसूर अली शाह साहब ने कि या तो फुल कोर्ट बने या फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला हो जाए, उसके बाद तो इनके बेंच में बैठने की मेरी राय के मुताबिक तो फिर वो ऐसी कोई पोजीशन नहीं कि वो बेंच में बैठें। लेकिन इस हवाले से बंदियाल साहब ने ज़रूर क्लियर कर दिया है कि बेंच में एक किसी भी जज का इख्तलाफ हो, लेकिन फैसला जो होता है वो मेजॉरिटी की बुनियाद पे होता है। ठीक है, नहीं, मजमूई तौर पर जो फुल कोर्ट बनाने की ऑब्जर्वेशन है इसी पर फोकस किया गया है। इसके अलावा इमरान, सुप्रीम कोर्ट में हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो फॉरेंसिक ऑडिट केस की समाअत हुई, इसमें FIA की रिपोर्ट का जायजा लिया गया है। तकरीबन 175 अरब रुपए का नुकसान इसमें जाहिर किया गया है और जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से यह भी कहा गया है कि FIA और IB के ज़मीनों की खुर्द-बुर्द और करप्शन में मुलव्वस होने के जो इल्ज़ामात हैं ये बड़े तशवीशनाक हैं। इस केस की समाअत का भी अहवाल बताएगा।
जी बिल्कुल, ये मुल्क भर में हाउसिंग सोसाइटी के फ्रंट के हवाले से है। आज FIA में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें यह कहा गया कि मजमूई तौर पे जो अवाम है, जो उनसे प्लाटों की मद में रकम ली गई है, 175 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। चीफ जस्टिस ममता बंदयाल साहब ने कहा कि यह रिपोर्ट तो हमें अदालत को दे दी गई, लेकिन इसकी सपोर्ट में डॉक्यूमेंट क्या है, इसकी सपोर्ट में मवाद क्या है, वो मवाद भी FIA फराहम करें। अगर जिन सोसाइटी के हवाले से इस किस्म की चीज़ें लिखी गई हैं कि फ़लाँ सोसाइटी ने इतना नुकसान किया है, आवाम से इतने पैसे लिए हैं, उनको प्लॉट नहीं मिले, तो या तो उन हाउसिंग सोसाइटी के जो मालकान हैं उन्हें बुलाया जाए, उनके साथ इन जो इल्ज़ामात रिपोर्ट में लिखे गए हैं उन्हें कन्फ्रंट किया जाए, फिर आप ये रिपोर्ट अदालत में लेके आएँ तो फिर इसका जायज़ा ले सकते हैं। अभी तो इस रिपोर्ट के साथ महज आपने एक नतीजा अखज़ कर दिया, लेकिन साथ में कोई सपोर्ट में, इस नतीजे के सपोर्ट में आपने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। और साथ में जैसे अख्तर मिनल्ला साहब जो कि इस बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि ये मुख्तलिफ हमारे जो महकमे हैं, वजारतें हैं, ये कैसे एक सरकारी ऑफिसर होने के नाते, सरकारी महकमे होने के नाते कैसे प्राइवेट बिजनेस कर सकते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज चला सकते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने कहा कि ये रिमार्क्स तो बिल्कुल ठीक हैं कि ऐसा इस्लामाबाद की हद तक हो रहा है, लेकिन बात यह है कि ये मामला हमारे सामने नहीं है। फिलहाल मामला जो है वो हाउसिंग सोसाइटी के फ्रंट के हवाले से है, तो FIA इस पे अपनी रिपोर्ट दे। और जहां तक मुख्तलिफ महकमे वजारतों की हाउसिंग सोसाइटियों। इमरान वसीम, बहुत शुक्रिया आपका, और जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, एक और अहम मामला वो ये कि मौजूदा दौर में महंगाई जिसने आवाम को परेशान कर रखा है, माशी हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं, बड़ी मुश्किल से जिन लोगों का गुजारा हो रहा है, महंगाई के अलावा एक और ख़तरा जो उनके सर पर हर वक्त मंडलाता रहता है, ख़ासतौर पर शहर कायद की अगर बात की जाए तो स्ट्रीट क्राइम। आए रोज शहरी वारदातों में लुटते हैं, कीमती मोबाइल फ़ोन, घड़ियों के अलावा, वॉलेट्स के अलावा अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। अगर बात की जाए तो माहाना औसतन 7,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं कराची के अंदर। रवां साल के इब्तदाई 6 माह में स्ट्रीट क्राइम की तकरीबन 45,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। और कुछ एदाद शुमार की अगर बात करें तो मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातें इसमें सरे फहरिस्त रही हैं। कराची के 28,000 शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम हो चुके हैं, 14,115 मोबाइल फोन छीने गए हैं, 1,111 गाड़ियां भी चोरी हुई हैं। यह हम 6 माह की बात कर रहे हैं इस साल के। मुल्जमान ने मजामत पर 72 शहरियों को कत्ल किया, यानी 72 वारदातों में लोग कत्ल हो चुके हैं जिन्होंने मजामत की। स्ट्रीट क्राइम के मुख्तलिफ वारदातों में 400 से ज्यादा अफराद को गोली मारकर जख्मी किया गया है। CPLC से जो रिपोर्ट हासिल हुई उसके मुताबिक शहर में रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन अभी 235 वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं। इसी तमाम मामले पर बात करेंगे। साबिक पुलिस चीफ कराची अख्तर गोरशानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। यकीनन कराची में वारदातें एक मामूल का हिस्सा है और आज से नहीं बल्कि कई सालों से है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से देखा गया था कि इसमें कुछ कमी आ गई थी, कुछ हद तक बेहतरी आ गई थी, लेकिन अब वो मामला दोबारा उसी तरह से बढ़ते जा रहे हैं। क्या वजह हो सकती है इसकी? शुक्रिया जी। इस इशू पे काफ़ी दफ़ा मेरे ख्याल है मैं भी आपके प्रोग्राम्स में शिरकत करता रहा हूँ, और स्ट्रीट क्राइम के हवाले से पिछले दिनों तो वाकई एक बहुत ही तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया था। तो बीच में कुछ अर्सा, आप सही कह रहे हैं, कुछ ऐसा टाइम गुजरा है कि ये वारदातें कुछ कम हो गई जी। लेकिन ये कल परसों से मैं देख रहा था फिर से कुछ ये सिलसिला दोबारा से सर उठाने लगा है। तो या तो फिर हमारे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं और हमारे SHOs हैं, या थोड़े मेरा ख्याल लगता है सुस्त हो गए हैं, दोबारा से उन्हें उसी तरह एक्टिव होने की ज़रूरत है। अपनी हिकमत अमली को भी जैसे पहले भी हम तजावीज़ देते रहते हैं, तो उसी पैराए में उनको अपनी हिकमत अमली को भी दोबारा से बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके अलावा अख्तर साहब ऐड कीजिएगा इसके अंदर जो मुल्क की माशी सूरत हाल है इस वक्त, जो गुर्बत, जो महंगाई है, ये भी इसकी एक वजह हो सकती है, क्योंकि जो शख्स कमा नहीं पा रहा है, अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहा है, उसके पास दो ही ऑप्शन बच जाते हैं, या तो वो मांग ले या फिर छीन ले। तो मांगने वाले तो कम, छीनने वाले ज्यादा नजर आ रहे हैं अब। जी हाँ, ये तो मैं बारहा कह चुका हूँ पिछले प्रोग्राम्स में, आपको याद होगा। ये जो इकोनॉमिक फैक्टर है, जो मईशत की बदहाली है, उसका तो जुर्म से चोली दामन का साथ है ना जी। बिल्कुल आपने सही कहा, और यही चीज़ मैं पिछले कई प्रोग्राम्स में भी मैं भी कह चुका हूँ कि मईशत ख़राब हो और इंसान को खाने को रोटी का टुकड़ा ना मिले तो जाहिर है वो फिर जुर्म की दुनिया में ही कोई ऐसा काम कर बैठेगा
जिससे कम से कम वो अपनी ज़रूरत तो पूरी कर सके। ये तो एक बहुत अहम फैक्टर है। ठीक, यकीनन फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, मल्टीपल रीज़न हैं वारदातों के और बदअमनी के बढ़ने के, लेकिन ये भी हकीकत है कि जो हमारे इदारे हैं उनको मुतहर्रिक होना पड़ेगा। अगर वारदातें बढ़ रही हैं, मामलात ज़्यादा हो रहे हैं, सूरत हाल ख़तरनाक हो रही है, तो उसी हिसाब से प्लानिंग भी करनी चाहिए। साबिक पुलिस चीफ कराची अख्तर गुरशानी आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। फराज अहमद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगाम। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।